मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका एचजीआर ऑब्जेक्शन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे अभी जेआरएफओ की एक सीरीज चला रहा हूँ और एक से बढ़ के एक होनहार छात्रों ने और एक से बढ़ के एक रिसर्च स्कॉलर हमारे चैनल पे आ चुके हैं। उसी के कड़ी में आज एक महारथी जी हमारे साथ हैं, नीलेश जी। नीलेश जी ने जेआरएफ की परीक्षा एमए के प्रथम वर्ष में ही निकाली और इनका ये प्रथम प्रयास ही था। नीलेश जी, सर्वप्रथम इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश जी, जब आपने स्क्रीन पर रिजल्ट देखा तो स्टार्टिंग में आपको कैसा लगा कि हाँ, रिजल्ट देखने के बाद आपको कैसा फील हुआ? रिजल्ट देखने पर मुझे बहुत खुशी हुई और जैसे ही मैंने अपना रिजल्ट देखा तो इसके बाद मैंने अपने दोस्तों को, जो मेरे साथ में एग्ज़ाम में भागीदार थे या फिर जो मेरे साथ थे, मैंने उनको कांटेक्ट किया और उनसे पूछा और अपने रिजल्ट के बारे में उनकी जानकारी दी। जी। अच्छा नीलेश जी, जैसे कि इसमें दो पेपर होता है, एक फर्स्ट पेपर होता है जनरल, जिसको जीएस बोलते हैं, जिसमें टीचिंग, रिसर्च और ये सारी चीज़ें होती हैं, और एक आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो नीलेश जी, फर्स्ट पेपर के लिए क्या किया जाए, क्या बुक लिस्ट रखी जाए, कैसे इसको आप देखते हैं? फर्स्ट पेपर के लिए तो मैंने बहुत कुछ नहीं, लेकिन हाँ एक बुक थी जिसका नाम है मदान। जी, तो केवीएस मदान। हाँ, केवीएस मदान। मैंने उसी से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की और हालांकि ये प्रथम प्रश्न पत्र में जो पढ़ने को सिलेबस में है वो हम पहली बार फेस करते हैं, तो चूँकि थोड़ा सा रिपल्सन होता है। हालांकि मेरे साथ भी यही हुआ जी। और आगे चल के जैसा भी था मेरा मैंने डेडिकेटेड होकर अपनी तैयारी की और मैंने अच्छा किया जी। अच्छा नीलेश जी, सारे टॉपिक से तो हम बहुत फेमिलियर होते हैं, लेकिन रिसर्च वाले टॉपिक से हम फेमिलियर नहीं होते, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसको कहीं पहले पढ़ाया नहीं गया होता, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये थोड़ा सा पढ़ने में कुछ नया लगता है। हालांकि कुछ टॉपिक्स हैं इसमें जो कि आपको थोड़ा सा, मैंने जैसे पहले बताया आपसे कि थोड़ा रिपल्सिव होते हैं, तो जिसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय देना होता है। क्योंकि एक बार पढ़ते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो फिर से उसको हमें दोबारा देखने की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट पेपर हमें जहाँ तक होना चाहिए कि एक बार पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद उसे रिवाइज करना चाहिए और फिर उससे जुड़े सवालों को अच्छी तरह से हमें सॉल्व करना चाहिए। अच्छा नीलेश जी, ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे डीआई को देख के डरते हैं कि मतलब अरे डीआई मतलब पहाड़ समझते हैं, ऐसा मतलब। तो डीआई को लेके आप क्या कहते हैं, और आपको डीआई किस तरह लगा कि पनीर का पकौड़ा है कि बस कि थोड़ा सा आपको भी टफ लगा? नहीं, देखिए, जिन बच्चों का या जिन साथियों का शुरुआत में मैथ रहा हो, उनको, जिनसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ से रिपल्सन होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये पहाड़ जैसा फील होता है। हालांकि जो पहले से ही मैथ या फिर उसमें थोड़ा सा उनको रुचि होती है, तो उनके लिए ये, जैसे कि आपने बताया शाही पकौड़ा, तो ये उसी तरह थोड़ा सा उनको लगता है। तो मुझे मेरा शुरू से ही, मैं इंटर तक मैथ से ही रहा, तो मुझे ज़्यादा विशेष दिक्कत नहीं हुई। हालांकि एक या दो बार मुझे मतलब कि पढ़ने के बाद कवर कर लिया आपने? हाँ, अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर लिया था। अच्छा नीलेश जी, इसमें जो फर्स्ट पेपर होता है, इसमें करंट की क्या भूमिका? बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी मतलब, या बहुत सारे लोग भी ऐसा इतना करंट से फोकस कर देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उतनी करंट की भूमिका। लेकिन आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, इसमें करंट नामक कोई विशेष चीज़ है नहीं है। इसमें करंट से कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। हालांकि जितना आपको फर्स्ट पेपर में सब्जेक्ट सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया जाता है, उसी से इर्द गिर्द क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जी। और इसमें करंट से कोई भी, मुझे तक जहाँ तक लगता है कि एक भी क्वेश्चन से करंट से कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं है। एक आध क्वेश्चन, जैसे वो नई शिक्षा नीति आई तो एक क्वेश्चन वो रख सकते हैं, क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम मतलब हायर एजुकेशन एक उसमें चैप्टर है, तो उससे रिलेटेड है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि उससे क्वेश्चन, जैसे इसमें जैसे इन्वायरमेंटल वाला पार्ट है, तो उसमें भी कभी जैसे कि कितने कभी जो है नए जो ट्रेंड में चल रहा होता है, उससे कुछ क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं जी, कि कितने मास रिजर्व हैं, कैसे क्या चीजें हैं, वो इन्वायरमेंट वाले पोर्शन में ऐसे वो क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन कोई कारण की उसमें बहुत विशेष भूमिका नहीं नजर आती। अच्छा, अभी आपने कुछ फर्स्ट पेपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कोई मदद ली थी? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ ली है। जैसे कि मैंने फर्स्ट पेपर में ये सुसूजा सर जी, हमारे RIP सर। अच्छा, वो तो सब्जेक्ट ज्योग्राफी, उसमें से मैंने अपने ऑप्शनल के लिए जो मतलब कि मेरा द्वितीय प्रश्न पत्र था उसमें, और फर्स्ट पेपर के लिए मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर चैनलों से जो टॉपिक वाइज थे सर्च करके उससे सहायता ली जी। अच्छा नीलेश जी, ये बताइए, जो आपका सेकंड पेपर था सब्जेक्ट ज्योग्राफी वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं, और एक्चुअली मेरा नहीं सब्जेक्ट है, तो लोग कहते हैं, तो उनकी बातों पे ही मैं
मतलब विश्वास कर रहा हूँ अभी तक। तो आपको क्या लगता है ज्योग्राफी वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है? जो जहाँ तक देखें ज्योग्राफी बहुत ही रुचिकर और मतलब कि एक बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट भी माना जाता है। इसे साइंस के दृष्टि मतलब कि साइंस में भी इसको इंक्लूड किया जाता है। जी जी। तो हालांकि मेरा बीए पार्ट 1 से ज्योग्राफी और मतलब कि सब्जेक्ट रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई है। हालांकि जो बच्चे नए हैं इसमें रुझान ले रहे हैं या फिर जिन्होंने पहली बार इसको चुना है उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है। तो उसके लिए बहुत सारी बुकें हैं जो कि आपको एनसीईआरटीज हैं या फिर अदर जो टॉप बुक्स है उससे आप सहायता ले सकते हैं। तो यदि आप अच्छे तरीके से मतलब कि प्रारंभ से पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा ये आपको टफ लगेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मतलब कि रुचिकर होगा अगर आप पढ़ते हैं। हाँ, रुचिकर होगा यदि आप इसको सही तरीके से। अच्छा नीलेश जी, ये बताइए जैसे इस समय बहुत सारे कोचिंग संस्थान फर्स्ट पेपर और आपके ऑप्शनल पेपर की तैयारी कराते हैं। आपने तो बिना किसी कोचिंग के इस एग्जाम को क्रैक किया, तो कोचिंग की क्या भूमिका है, इसको आप कैसे देखते हैं कि हाँ क्या हार्डवर्क के ही दम पे जेआरएफ के एग्जाम को निकाला जा सकता है? इसको आप कैसे देखते हैं, इसको कैसा आपका व्यू है? देखिए, यदि आपने बीए और एमए रेगुलर किया हुआ है, आपने क्लासें भी आप करते रहे हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कोचिंग या अन्य संस्थानों पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है जी। आपके लिए बहुत सारे यूट्यूब पे आपके रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। बिल्कुल। और आप यदि आप रेगुलर छात्र रहे हैं तो आपने अपने इस पढ़ाई के दौरान आपने बहुत सारे टॉपिक्स जो है आप सिलेबस है वो उससे अछूता नहीं है, बल्कि वही सब सारी चीज़ें पूछी जाती है। बशर्ते आपको प्रयास करने की जरूरत होती है, थोड़ा सा लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ, और कुछ आपको जो है सिलेबस के साथ साथ आपको क्वेश्चंस मतलब कि क्वेश्चंस पेपर होते हैं उनको सॉल्व करते रहिए, तो आई थिंक आसानी से आप कर ले जाएंगे। अच्छा नीलेश जी, जो आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहा उसके लिए क्या रणनीति बनाई जाए कि हाँ ऐसे किया जाए? तो ज्योग्राफी के जैसे 10 यूनिट होते हैं, उसके लिए क्या एक रणनीति बनाई जाए कि इसको करेंगे तो हम इसको कवर कर सकते हैं? देखिए, ज्योग्राफी का जहाँ तक है मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि 2-4, जैसे कि इन्वायरमेंट्स हैं और जियोमॉर्फोलॉजी है और एटमॉस्फेरिक उससे है, उससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं और इस पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ये बेसिक भी है तो इसलिए फिजिकल ज्योग्राफी पे आप ज़्यादा फोकस करिए। और ह्यूमन से कुछ मतलब कि ठीक ठाक ही क्वेश्चन उठ जाते हैं, जैसे कि आपका पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इन सारे से थोड़ा सा क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत पड़ती है और बाकी सब तो वैसे ही है। जी जी। अच्छा ये बताइए कि आपको ज्योग्राफी में कौन सा पार्ट सबसे टफ लगा, जिसको लगा कि अरे यार ये थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन करना तो पड़ेगा ही ज्योग्राफी के लिए अगर जेआरएफ चाहिए? देखिए, ज्योग्राफी में सबसे बड़ा मतलब कि एक हिसाब से देखा जाए तो फिजिकल मुझे थोड़ा सा वो लगता है, क्योंकि आपको फिजिकल यदि अच्छी तरीके से तैयार नहीं है तो आपको आज बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको सॉल्व करने में काफी टफ फील होता है। और यदि फिजिकल आपका सही तरीके से है तो आप ऐसा कॉमन सेंस के द्वारा भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको आप कर ले जाएंगे। तो पहली बात तो आप फिजिकल पे फोकस करें, फिजिकल ज्योग्राफी पे है। दूसरा मुझे जैसे कि आपने पूछा कि कौन सा आपको टफ लगा, तो टफ कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ कुछ जैसे कि मैंने बताया कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी है और सेटलमेंट्स है, कुछ थीसिस है, तो उन पे आपको उस समय कुछ समय पढ़ने के बाद ही आपको भूल जाती हैं, तो इसको उस समय थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ता है। और कुछ जैसे डाटा होते हैं उनको थोड़ा सा याद रखना पड़ता है पेपर टाइम में, तो वो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। अच्छा ये बताइए नीलेश जी, जैसे ठीक है आपने टफ पार्ट को बताया, लेकिन ऐसा आपको कौन सा पार्ट लगा कि हाँ भैया बस पनीर के पकौड़े खाते जाओ, बार बार पढ़ो, मतलब ऐसा आपको लगा? ऐसा मुझे लगा कुछ, जैसे कि मैंने बताया कि फिजिकल ज्योग्राफी था मेरा, तो फिजिकल में काफ़ी इंटरेस्टिंग ढंग से डिपार्टमेंट में भी पढ़ाया गया था मेरे बीए और एमए के दौरान में, तो मुझे थोड़ा सा वो इजी लगा। और कुछ जैसे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से था उसमें मैंने कुछ ठीक मुझे आसानी हुई, बाकी सब तो थोड़ा सा उसमें मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ा। अच्छा, आपने सब्जेक्ट के लिए किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद ली? जैसे अभी आपने थोड़ा फर्स्ट पेपर में बताया, तो क्या बताया जैसे इसमें अपने सेकंड पेपर के लिए आपने क्या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद ली, या आपने केवल डिपार्टमेंट के या मतलब अपने रेगुलर क्लास के बेस पे ही आपने जेआरएफ उत्तीर्ण किया, कैसे लगता? तो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए मैंने आपसे बताया था, हाँ एसएस ओझा सर के लिए फर्स्ट द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए, ज्योग्राफी के लिए, हाँ ज्योग्राफी के लिए फर्स्ट प्रथम और सेकंड मतलब फर्स्ट पेपर के लिए मैंने जी। और एक बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स थे जिसमें से मैंने अपने सीनियरों से उनसे राय मशवरा किया,
और फिर जाके उन्होंने कुछ मुझे बताया, कुछ चैनल्स जैसे कि नाउ क्लासेस था और भी बहुत सारे चैनल्स थे। तो वहाँ पे जाके मैंने कोई पार्टिकुलर चैनल को नहीं वो किया, टॉपिक वाइज अपना जहाँ से मुझे जो मिला मैंने वहाँ से उसको कंटिन्यू इकट्ठा किया और उससे अपनी तैयारी को एक नया आयाम दिया। अच्छा नीलेश जी, जैसे कि जो बच्चे जैसे कि JRF का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो बहुत सारे बच्चों का टारगेट होता है कि भैया 25 लाख 25,000 30,000 पर मंथ मिलेगा, 35 लाख 30 लाख का एक 5 साल का पैकेज मिलेगा। इसको आप कैसे देखते हैं, या आप इसको ऐसे देखते हैं कि हाँ मुझे प्रेस्टिजियस जॉब है, एक सम्मानित पोस्ट है और टीचर का हर जगह सम्मान है, या इस दृष्टि से देखते हैं कि आपको इस रिसर्च में कुछ अच्छा करना है? तो आप इसको 3-4 पॉइंट जैसे मैंने बताया, तो इसमें आप किस दृष्टि से इसको देखते हैं? मैंने ये अपनी तैयारी के दौरान यही रखा कि जैसे भी मेरा JRF होता है तो एक तरह से मुझे आर्थिक सहायता मिलने प्रारंभ हो जाएगी, तो एक तरह से मुझे थोड़ा सा मैं मानसिक रूप से थोड़ा सा आर्थिक मजबूत हो जाऊंगा और आगे मुझे प्रिपरेशन में जो भी मेरा लक्ष्य है उस पर अच्छी तरीके से मैं फोकस कर पाऊंगा। थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में और थोड़ा सा ये नहीं रहेगा कि जो है कि हम अभी तक जो ये कह रहा है कि एक तरह से थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा नीलेश जी, ये भी बताइएगा कि कौन कौन सी आपने बुक लिस्ट फॉलो की अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए? जैसे बहुत सारे कंटेंट या बहुत सारे व्यूअर होंगे जो ये जानना चाहते हैं कि आपने कौन कौन सी बुकें पढ़ी, तो थोड़ा बुक लिस्ट 2-4 बताएंगे क्या? जी बिल्कुल जी। तो मैंने जैसे कि आपने बुक लिस्ट का नाम सुना तो पूछा, तो मैंने ज्योग्राफी में जैसे कि था सविन सिंह, मेरा हिंदी मीडियम है तो मैंने सविन सिंह सर का उसमें की SD मॉड थॉट के लिए यूज़ किया और जो है पॉपुलेशन के लिए भी SD मॉड यूज किया। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मैंने कि जैसे कि बताया KS मदान को उसे चूज किया। तो यही सारी बुक लिस्ट आपने फॉलो की। अगर आपको कोई लगता है और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, नीलेश जी वहाँ जाके आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। अच्छा नीलेश जी, जैसे कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या ज्योग्राफी से रिसर्च करना चाहते हैं या रिसर्च के फील्ड में आना चाहते हैं या JRF क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या करें? तो उनके लिए यही सीधी सी बात है कि जो है वो रेगुलर यदि छात्र हैं तो वो उनके लिए थोड़ी सी आसानी होती है। जो कि रेगुलर स्टूडेंट नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा अलग से समय देना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी एक समय के बाद फिर से मतलब कि उनको समय देना पड़ता है। जी। तो उसके लिए सीधी सी यही है कि ये JRF नेट क्वालिफाई करने के बाद व्यक्ति जो है अपना इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद जैसे भी होता है अपना रिसर्च में इनरोल होकर अपना जिस क्षेत्र में जो करना चाहते हैं वो व्यक्ति का जो है कर सकते हैं। जी। अच्छा नीलेश जी, एक कॉमन क्वेरी हमारे लगभग हर वीडियो में रहते हो बच्चों का भी कि कितने घंटे पढ़ा जाए, क्या 1-2 घंटे पढ़ के JRF निकाला जा सकता है, या कैसे इसको आप देखते हैं कि मतलब हाँ डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी से काम करना पड़ेगा? जी नहीं, देखिए ये 1 या 2 घंटे पढ़ाई को 1 घंटों में बांट करके या फिर ऐसे करके हम किसी काम को नहीं कर सकते हैं। ऐसा या कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। जी। तो मेरा मानना यही है कि जिस टॉपिक को आपने जिस दिन चूज किया है उसको दिए हुए समय में आपको खत्म करना है। जी। ठीक है, ये आपके लिए बड़ी बात होती है। आप 2 घंटे में उसे कर लेते हैं, 3 घंटे में कर लेते हैं, ये आपके ऊपर है। तो उसको घंटों में पढ़ाई ना करके बस जो है अपने टारगेट और अपने जो फोकस्ड जिस चीज पे कर रहे हैं, मतलब कि इतना इस दिन में आज इतना कवर करना है तो उस पर फोकस करना चाहिए। बस उसी के इर्द गिर्द होना चाहिए, व्यक्तिगत इक्विलिब्रियम अपना एस्टैब्लिश करना चाहिए, का प्रयास करना चाहिए। अच्छा नीलेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य उज्जवल भविष्य के लिए आगे की शुभकामनाएं। आप JRF को एग्जाम अपने क्वालिफाई करें। और कुछ कहना चाहेंगे आप चैनल के लिए भी? ये चैनल बहुत उपयोगी और शैक्षिक दृष्टि से काफ़ी मतलब कि लाभदायक है। आने वाले समय में यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ जैसे कि नेट JRF से जुड़ी हुई और जो भी क्वालिफाइड व्यक्ति रहे हुए हैं या फिर हमारे होनहार जो भी छात्र तैयारी करना चाहते हैं वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ करके जानकारियाँ इकट्ठी कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन या अपने आने वाले समय में अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे करके जो है चीज़ों को आसान थोड़ा सा कर सकते हैं। नमस्कार।